अब इधर ये जो पहला पेयर था इनका इस्माइल और कसा का, ये तो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ जो बाकी ग्रुप भी थे वो अपने प्लान को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहे थे। जैसे शोएब और नाजिर जो थे, इन्होंने भी उसी टाइम पे टैक्सी पकड़ी थी और ये टारगेट के लिए निकल गए थे। इनका जो टारगेट था वो लियोपोल्ड कैफे था और वहां पे अटैक करने के बाद इनको ताज होटल जाना था। लियोपोल्ड कैफे जो था वहां पे अंग्रेज बहुत ज्यादा आते थे, बहुत ही फेमस कैफे है वो, तो इसलिए इन्होंने उसको टारगेट किया था। शोएब और नाजिर जो दूसरा पेयर था, जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो ये भी सेम इस्माइल और कसाब की तरह टैक्सी के अंदर बम रख देते हैं और फिर थोड़ी देर में लियोपोल्ड कैफे आता है, वहां पे उतर जाते हैं और जो टैक्सी ली थी इन्होंने आगे चल के करीब 10:30 बजे के करीब मजगांव एरिया था एक, वहां पे जाके उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उस टैक्सी के जो ड्राइवर फूलचंद और 2 पैसेंजर भी थे उसमें, जरीना और रीमा मोहम्मद, उनकी भी जान चली जाती है और रोड के बाहर 19 लोग इंजर्ड भी हो जाते हैं जब इसमें ब्लास्ट होता है। और इधर ये दोनों लियोपोल्ड कैफे में घुस जाते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, हाथ-गोले फेंकते हैं और लियोपोल्ड कैफे में 11 लोगों की जान चली जाती है और 28 लोग जख्मी हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद ये लोग ताज होटल की तरफ निकल जाते हैं एज पर द प्लान। और जब ये ताज होटल की तरफ निकल रहे थे तो गोकुल वाइन शॉप लेन थी, उसमें दूसरा बम लगा देते हैं, लेकिन कोई देख लेता है उसको, मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है, मुंबई पुलिस सही टाइम पे आके उसको डिफ्यूज कर देती है। अब इसके बाद इनका जो तीसरा पेयर था, हाफिज हयाजी और जावेद, ये टैक्सी पकड़ के ताज होटल की तरफ निकलते हैं और ताज होटल पहुंचने के बाद ये लोग मेन गेट से घुसते हैं और लॉबी में घुसते ही जैसे ही एंट्री करते हैं अंधाधुंध गोली चलाना चालू कर देते हैं। और इसी टाइम पे गौतम अडानी दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शरीफ के साथ डिनर कर रहे थे ताज होटल के अंदर और वो बिल पे करके एग्जैक्ट उसी टाइम पे लॉबी की तरफ जा रहे थे। लकीली गौतम अडानी को इनके जो एसोसिएट थे वो इन्फॉर्म करते हैं कि सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग और करना चाहते हैं, तो गौतम अडानी जो कि लॉबी की तरफ बढ़ रहे थे एग्जैक्ट उसी टाइम पे वो वहां से रुक जाते हैं और कॉफी पीने के लिए जो सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग होती है उसके लिए निकल जाते हैं। और इधर से जो दोनों आतंकी थे ये लॉबी के अंदर गोली चलाते हुए जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पूरे ताज होटल में पता चल जाता है और गौतम अडानी जो थे उनको कॉफी छोड़ के इनकी जो टीम होती है वो होटल के किचन में ले जाती है, उसके बाद बेसमेंट में ले जाती है और इनको रेस्क्यू करा लिया जाता है। इधर से हाफिज और जावेद जो थे वो लॉबी से फायरिंग करते हुए सीढ़ियों के रास्ते से 5th फ्लोर पे पहुंचते हैं, जहां पे इनको पहले से ही पता था कि बिजनेस सेंटर है, तो इनका मकसद ये था कि किसी बड़े आदमी को पकड़ के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेंगे। अब इस फ्लोर पे इनको ज्यादा कुछ नहीं मिलता है तो ये एक फ्लोर और ऊपर जाते हैं 6th फ्लोर पे और रात के 11:30 बज रहे थे। 6th फ्लोर पे पहुंचते ही इनको एक रूम की जरूरत थी क्योंकि वहां से इनको फोन पे बात वगैरह करनी थी, तो ये रूम नंबर 520 इसको खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे होटल में हल्ला हो गया था। तो उस पर्टिकुलर रूम में कॉर्पोरेट बैंक के जो फॉर्मर चेयरमैन थे के.आर. रामामूर्ति वो थे, उनको पता था कि अटैक चल रहा है तो उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन ये लोग दरवाजे को हथियार से मार के खोल देते हैं और घुस जाते हैं। रामामूर्ति जो थे वो वॉशरूम में छुप जाते हैं, वहां भी आतंकी घुस जाते हैं, इनके कपड़े से इनको वॉशरूम के अंदर बांध देते हैं और बांधने के बाद ये लोग रूम में जाते हैं। वहां पे 30 मिनट तक पाकिस्तान में किसी से बात करते रहते हैं जिसको चाचा बोलते हैं। इसके बाद सुहेल और नाजिर जो थे ये भी ताज होटल पहुंच जाते हैं और एंट्री करते हुए स्विमिंग पूल का जो एरिया था वहां पे पहुंच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और फायरिंग करते करते 4 लोगों को पकड़ लेते हैं और उनको हॉस्टेज बना के जिस रूम में इनके साथी थे, रूम नंबर 520, वहां पे चारों मिलते हैं और इस फ्लोर पे पहुंचते ही करीब 2:30 बज रहे थे रात के। इस फ्लोर पे ये जो 6th फ्लोर था इस पे आग लगाना चालू कर देते हैं। ये जो 520 रूम नंबर था इसको एक तरह से कंट्रोल रूम बना लेते हैं। बैक टू बैक फोन पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। ये जितने भी लोग थे हॉस्टेजेस थे, इनकी आईडी गूगल में डाल के सर्च कर रहे थे कि कहीं अगर कोई बड़ा आदमी तो नहीं है, अगर बड़ा आदमी होगा तो इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने में आसानी होगी। तो मारने से ज्यादा इनका ज्यादा फोकस था किसी बड़े आदमी को पकड़ के उसको हॉस्टेज बना के इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करें। ये चारों जो थे ये चारों बिल्कुल डरे हुए नहीं थे, एकदम रिलैक्स थे, आराम से इधर उधर जा रहे थे, कुछ मिल रहा तो खा भी ले रहे थे, किसी भी तरीके की इनके चेहरे पे शिकन नहीं थी। ये 3 फोन नंबर ही आतंकी यूज कर रहे थे जिसपे इनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि बेडशीट वगैरह पे आग वगैरह लगा दो। और पाकिस्तान में जो आदमी बैठा था वो इस नंबर से कॉल कर रहा था, ये लैंडलाइन नंबर था। ये इतने आईपी एड्रेस जो थे वो ट्रेस हुए थे जिनकी लोकेशन पाकिस्तान में मिली थी और ये 3 सैटेलाइट फोन थे जिनकी डिटेल ये है। इन गैजेट्स को यूज करके ये कॉन्टिन्यूअसली पाकिस्तान में बात कर रहे थे। तो इसके बाद ये जो रूम नंबर 520 था जिसको ये कंट्रोल रूम की तरह यूज कर रहे थे, इसमें आग लगाने का ट्राई करते हैं और पूरे रूम में धुआं हो जाता है। और इसके बाद ये जो चारों आतंकी थे रूम बंद करते हैं, हॉस्टेजेस को वहीं पे छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हॉस्टेजेस थे वो बेडशीट का यूज करते हैं और जो रूम की खिड़की थी उससे लटक के उतर जाते हैं। और दूसरी तरफ ये जो 4 आतंकी थे ताज होटल की जो लॉबी वगैरह थी वहां पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, पोजीशंस ले रहे थे और ऐसे करके इन्होंने 30 से ज्यादा लोगों की जान ले ली ताज होटल के अंदर। अब इसके बाद जो इनकी चौथी टीम थी जिसमें इमरान बाबर और नासिर थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पैदल निकल के नरीमन हाउस पे पहुंच गए थे। और नरीमन हाउस की तरफ चलते चलते SBS रोड
थी जहां पे एक एक्सप्रेस पेट्रोल पंप था, वहां पे इन लोगों ने पंप लगा दिया था। और दूसरा पंप जो इनके पास था वो इन लोगों ने नरीमन हाउस पहुंचते ही, जैसे ये घुसते हैं पार्किंग एरिया में, वहां पे लगा दिया था। अब ये जो नरीमन हाउस है ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग है। इसको 2 साल पहले चबाद ऑफ इंडियन ट्रस्ट, जो कि एक जूस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने खरीदा था। इसके अंदर जूस जो है वो आके रुकते हैं, प्रेयर भी करते हैं साथ में। लेकिन इजराइल के प्रीस्ट जो थे गैब्रिएल और उनकी वाइफ रिवका अपने 2 साल के बच्चे मोश के साथ यहाँ पे परमानेंटली रहते थे। इनके जो हेल्पर थे वो उस दिन इस बिल्डिंग में थे नहीं, वो बाहर गए हुए थे और कुछ गेस्ट आए हुए थे। ये जो दोनों आतंकी थे जब इसमें घुसते हैं तो किसी को मारते नहीं है, सबको बंदी बना लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। और इसी बीच में पाकिस्तान से बैक टू बैक इनके पास फोन आ रहे थे। उधर से जो पाकिस्तान का बंदा फोन कर रहा था वो इनको इंस्ट्रक्शन देता है कि जो मैक्सिकन सिटीजन थी नॉर्मा नाम की, इसकी बात आप मीडिया से करवा दो, लेकिन ध्यान से करवाना, ये बाकी डिटेल्स ना दे दे। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ तो ये मैक्सिकन औरत है जी, इसका अगर मतलब मीडिया में इससे हम बात करवाएं, ये खुद मीडिया को बताया कि भाई मेरे साथ यूँ हो रहा है तो मतलब मैं बचना चाहती हूँ, मुझे बचाया जाए। लेकिन है कि ये आपने ख्याल ये रखना है कि ये ना कोई भी ऐसी बात आप लोगों के हवाले से ना, कितने लोग हैं यहाँ पर, कितने यरगमाली हैं, ऐसी बात ना। देखिए, जो पाकिस्तान में जितने भी लोग बैठ के इनसे बात कर रहे थे अलग अलग पॉइंट पे, चाहे वो ताज होटल हो, नरीमन हाउस हो, बाकी जितनी भी जगह इन लोगों ने फोन से बात करी है, वर्ड बाय वर्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप चाहें तो उसमें भी पढ़ सकते हैं। अब ये जो आतंकी थे इन लोगों ने नरीमन हाउस के अंदर तो बंदी बना रखा था, लेकिन आसपास की जो बिल्डिंग थी उस पर गोली चला रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे, उसमें भी कई लोगों की जान गई। बहुत देर ये लोग ट्राई करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से बात करने के लिए। इनफैक्ट इजराइल की जो एम्बेसी थी वहां पे भी फोन लगवाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती है तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नरीमन हाउस के अंदर ये लोग 9 लोगों की जान ले लेते हैं। अब इनका जो 5वां पेयर था, जो लास्ट पेयर था, अब्दुल रहमान जिसको छोटा भी बोलते हैं, और फहदुल्ला जो बोट लेके ओबराय होटल की तरफ गए थे, ये भी उसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए थे। ये बोट साइड में लगाते हैं और ओबराय होटल जो था उसकी लॉबी में घुसते हैं। बुरी तरीके से ये लोग फायरिंग करते हैं। उसके बाद जो लॉबी थी उसके साइड में ही होटल का एक रेस्टोरेंट था, उसकी तरफ जाते हैं। करीब 50 से 60 लोग उस रेस्टोरेंट के अंदर डिनर कर रहे थे, लेकिन गोली की आवाज सुनते ही वो लोग जो रेस्टोरेंट का मेन गेट था, जो एंट्रेंस थी, उसको बंद कर देते हैं। लेकिन ये जो आतंकी थे दोनों, ये गोली मार के उसको तोड़ देते हैं। लेकिन तब तक अच्छी बात ये थी कि 50-60 ये जो लोग थे वहां से भाग जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी 2 होटल का जो स्टाफ था, जॉर्डन और प्रदीप, इनको पकड़ लेते हैं, उनको धमकी देते हैं कि अगर आगे भागे तो गोली से मार देंगे। उसके बाद ये जो आतंकी थे जॉर्डन को बोलते हैं कि यहाँ से जितनी भी अल्कोहल है उसको उठाओ, फर्नीचर और पर्दों में आग लगा दो। जॉर्डन जैसा बताया जाता है वैसा करता है, लेकिन आग लगाने के टाइम पे वो इतना ज्यादा डर गया था, उसके हाथ इतने ज्यादा कांप रहे थे कि उससे लाइटर ही नहीं जल रहा था। और फहदुल्ला जो आतंकी था वो देख के इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको गोली मार देता है। इसके बाद ये सेम चीज प्रदीप को करने को कहते हैं कि फर्नीचर और पर्दों में आग लगाओ अल्कोहल उठा के। प्रदीप बिल्कुल वैसा ही करता है, आग लगा देता है। उसके बाद प्रदीप से पूछते हैं कि ये जो वीआईपी गेस्ट है उनका फ्लोर कहाँ पे है। लेकिन प्रदीप जो था वो थोड़ी सी चालाकी दिखाता है, वो कहता है कि वीआईपी गेस्ट जो है वो ऊपर फ्लोर पे है, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। प्रदीप लिफ्ट में घुस के बटन दबा देता है, लिफ्ट बंद हो जाती है और ये दोनों बाहर ही रह जाते हैं लिफ्ट के। और एक बार जब लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है ये लोग बहुत गोली चलाते हैं, लेकिन प्रदीप जो था वो बच के निकल जाता है। पूरे होटल में घुस के उसके बाद ये लोग हथगोले फेंकते हैं, गोलियां चलाते हैं, और 35 लोग थे ओबराय होटल के अंदर, 35 लोगों की जान ले लेते हैं लोग। तो एक ग्रुप जो था इनका इस्माइल और अजमल वाला, जो सीएसटी गया था, उसमें से पुलिस ने इस्माइल को मार दिया था और अजमल जो था उसको अरेस्ट कर लिया था। दूसरा ग्रुप जो था इमरान बाबर और नासिर, ये नरीमन हाउस में थे। और तीसरा और चौथा ग्रुप, टोटल 4 लोग, ये ताज होटल में थे। और जो 5वां ग्रुप था वो ओबराय होटल में था। अब यहां से ये हुआ था कि रोड वगैरह पे गोली चलना बंद हो गई थी और पुलिस का सारा फोकस 3 जगह पे था, ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबराय होटल। और अब यहां से यह भी क्लियर हो चुका था कि कोई गैंग वॉर नहीं है, बल्कि एक आतंकी हमला है। और ये आतंकी हमला भी कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, इतना सिस्टमैटिक था कि सिर्फ 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रखा था। अच्छा, इसमें एक चीज और की थी इन लोगों ने, जितने आतंकी थे इन लोगों ने इंडिया के जितने भी मीडिया हाउसेस थे उनको ईमेल भेज दिया था मिसलीड करने के लिए, ताकि ऐसा लगे कि ये जो हमला किया गया है ये इंडिया का ही कोई ग्रुप है जो कश्मीर के लिए अटैक कर रहा है। ये वो पर्टिकुलर ईमेल है जो इन लोगों ने मीडिया हाउस को भेजा था। इसमें ऐसा प्रिटेंड किया था इन्होंने जैसे इंडिया का ही कोई ग्रुप है जिसका नाम है मुजाहिदीन हैदराबाद डेक्कन। तो अब इसके बाद होता क्या है कि रात में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो थी वो हरकत में आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगती है कि एनएसजी कमांडो भेजो। करीब जब से अटैक स्टार्ट हुआ था उसके 3 घंटे बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तो दिल्ली फोन करके वहां से हेल्प मांगी थी एनएसजी कमांडो की, दूसरा मरीन कमांडो जो थे जो महाराष्ट्र के थे उनका एक बेस मुंबई के अंदर भी था, उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहां पे भी चीजें आसानी से नहीं होती हैं। जैसे ही इन्फॉर्म किया जाता है एनएसजी कमांडो तो एकदम से रेडी हो जाते हैं। 360 एनएसजी कमांडो जाने के लिए रेडी थे, लेकिन पता चलता है कि जो एयरक्राफ्ट है जिसमें इन कमांडो को लेके जाना है वो एयरक्राफ्ट तो चंडीगढ़ में है, वो अवेलेबल ही नहीं है। अब इसके बाद 1 घंटा और लग जाता है ये सब सोचने में और डिसाइड होता है कि पालम एयरपोर्ट है, वहां पे एक एयरक्राफ्ट रेडी है,
उसको मंगा के एनएसजी को बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी, ये जो एयरक्राफ्ट था ये काफी छोटा था, इसमें सिर्फ 120 ही एनएसजी कमांडो जा सकते थे। लेकिन बहुत लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है कि 360 की जगह 120 एनएसजी कमांडो जो है उनको ही इस एयरक्राफ्ट में बैठा के भेज दिया जाना चाहिए। अब ये डिसाइड करने में कि इस एयरक्राफ्ट से जाना है, इस एयरक्राफ्ट के क्रू को रेडी करने में और फ्यूल रेडी करने में 2.5 घंटा और लग जाता है। अब इसके बाद इस एयरक्राफ्ट में 120 एनएसजी कमांडो बैठ के निकलते हैं। नॉर्मली ये जो रूट है इसमें 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें भी पता नहीं क्या होता है कि इसमें भी 3 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। और पहुंचना भी ऐसा नहीं कि ये सीधे टारगेट पे पहुंच गए थे, इतने घंटे में ये सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, अभी टारगेट पे जाने में और टाइम लगना था। तो जितने भी इशू मैंने आपको बताया, इसकी वजह से 7 से 8 घंटे से ज्यादा लग जाता है एनएसजी कमांडो को मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचने पे। अब इसके थोड़ी देर बाद ही ये लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होके तीनों टारगेट पे पहुंचते हैं। और मरीन कमांडो जिनका बेस ऑलरेडी मुंबई में था, उनको भी 3 घंटे लग गए थे वहां पहुंचने में। और ये सारी की सारी डिटेल जो थी मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। और आप अगर पाकिस्तान और इन आतंकियों की कॉन्वर्सेशन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इस चीज से कितनी हेल्प हुई थी। सारी एक एक डिटेल भेजी जा रही थी। कमांडो लेट हो गए, हेलीकॉप्टर यहां उतर रहा है, अभी कमांडो आया नहीं है, मरीन वाले यहां पे हैं। तो इनसे बहुत सारी डिटेल इनको पता चल गई थी। अब इसके बाद भी जो 3 लोकेशन थी उनके मैप वगैरह ऑलरेडी रेडी होने चाहिए थे जब ये लोग आ रहे थे इस लोकेशन पे, लेकिन वो भी नहीं किए गए। तो एनएसजी कमांडो जब होटल ओबरॉय और ताज होटल पे पहुंचे तो इनके पास एंट्री एग्जिट का जो नक्शा होता है, सीसीटीवी रूम, इनमें से किसी का भी जो लेआउट था वो रेडी नहीं था। अब कायदा तो ये कहता है कि जब वो ट्रैवल करके आ रहे थे, फ्लाइट में थे, तभी ये सारी चीजें रेडी हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ रेडी नहीं थी। जब ये लोग पहुंचते हैं उसके बाद ये सब चीजें रेडी होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो आतंकी थे उनके पास इनसे ज्यादा डिटेल्स थी। लेकिन ये सारे डिले होने के बाद भी ये जो एनएसजी कमांडो थे ये ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 2008 को अटैक किया था इन आतंकियों ने। 28 नवंबर 2008 को मॉर्निंग में 7 बजे जो ओबरॉय होटल था वहां पे सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो इन 2 आतंकियों को मार देती हैं। इसके बाद 28 नवंबर को रात में 8:30 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस नरीमन हाउस में जो 2 आतंकी थे उनको मार देती हैं। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में 29 नवंबर 2008 को करीब 60 घंटे लग गए थे इस पूरे प्रोसेस में। मॉर्निंग में करीब 9 बजे ताज होटल में जो 4 आतंकी थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस मार देती है। और हमारी तरफ से भी संदीप उन्नी कृष्णन जी और रिजर्व पुलिस फोर्स जवान राहुल शिंदे शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और ये जो पूरा मुंबई अटैक हुआ था इसमें 176 लोगों की जान चली गई थी और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।